बिना इंजेक्शंस, बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन, बिना फिजियोथेरेपी के बड़ी से बड़ी बैक पेन, नेक पेन को ठीक कर देते हो। बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा और इसको हम कहते हैं डिस्क। अब होता कि जब हम गलत तरीके से बैठते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है। अब क्या हो, ये डिस्क निकल के बाहर आ गई आपकी। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन लगवाए तो ये एरिया सेंसलेस हो गया। आप हैवी काम कर रहे हो, दर्द महसूस नहीं हो रहा। होगा कि ये और ज्यादा बाहर आ जाएगा। एक लिमिट के बाद जब पेन बढ़ जाएगा, ये लोग बोलेंगे अब सर्जरी कराओगे। मैं कह रहा हूँ सर्जरी बाद में कराओ, पहले प्रेशर हटाओ। बैक पेन, स्पाइन इश्यूज, नेक कंप्रेशंस, ये सब अब बुजुर्गों की बीमारी तो नहीं रही है। ये सब यंग जनरेशन में ज्यादा फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। पहले गुरुकुल सिस्टम में जमीन पे बैठाया जाता था पद्म आसन में। उसमें तीनों कर्वेचर बने रहते थे, गर्दन का भी, मिडिल स्पाइन का भी, लोअर स्पाइन का भी। जब से हम स्कूल कॉलेज में टेबल चेयर पे बैठने लग गए, तब से क्या हो, गर्दन हमारी झुकने लग गई आगे की तरफ, कमर बाहर आने लग गई। तो बचपन से तैयारी शुरू हो गई थी सिंगल कर्वेचर में बैठने का। डिनर कर रहे हैं उसमें भी गर्दन डाउन है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा कर्वेचर बिगड़ा हुआ है। सर, ये मर्मा चिकित्सा आखिरकार है क्या? मर्म चिकित्सा का वर्णन महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत की किताबों में वर्णन है। बॉडी में 108 वाइटल पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट पे 5 चीजों का संगम होता है: मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। जैसे यहाँ पे एक मर्म है तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करने पे हार्ट अटैक वाला पेशेंट बाहर आ जाता है। कोई ऐसा केस मिला है जिसमें पूरी उम्मीद छूट चुकी हो? 65 ईयर्स एज, वो लेडी बेड पे थी और उनको बेडरूम से बाथरूम जाने में आधा घंटे लगता था समय। डॉक्टर बोला सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि इनकी कमर बहुत ज्यादा खराब है, एज ज्यादा है। वो लेडीज 15 दिन बाद में दंड बैठक लगा रही थी ऑन कैमरा और व्हील चेयर स्टोर रूम में चली गई। ये प्राण चिकित्सा और मर्म चिकित्सा बड़ी अद्भुत विद्या है, इसको लोगों को जानना चाहिए। जितने भी हमारे जिंदगी में चीजें घटती हैं हमारे साथ, अच्छी या बुरी, वो इमोशंस की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। हमारे बॉडी में 9 मेन इमोशंस है: हास्य, अद्भुत, श्रृंगार, करुणा, वीर, विभत्स, भयानक, रौद्र, शांत। इमोशन से पहले आता है थॉट, थॉट के बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद में इमोशन। और ये हर एक की प्रोग्रामिंग अलग अलग है, हर एक के बॉडी में अलग अलग पैटर्न मिलेगा इसका। कोई एक मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं दैट लीड्स टू लॉन्ग टर्म स्पाइन इंजरी। क्या आप कभी स्टिफ नेक के साथ उठे हो, या फिर उठते ही आपकी लोअर बैक में एक ज़बरदस्ती पेन छिड़ती है जो कभी ठीक नहीं होती? या फिर आपको भी वर्टिगो, सर्वाइकल, शियाटिक नर्व, राइनेक या फिर नर्व कंप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करा चुके हो बट फिर भी वो ठीक नहीं होते? या फिर आपको सीवियर नेक, बैक या स्पाइनल इश्यूज़ हैं और डॉक्टर्स आपको बोल चुके हैं कि सर्जरी और पेन किलर्स के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? कैसा हो अगर आपको मैं बोलूं कि आपकी स्पाइन नेचुरली, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी इंजेक्शंस ठीक हो सकती है? और हाँ, मैं फिजियोथेरेपी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। सो आज का एपिसोड है एक बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही एंशिएंट हीलिंग टेक्निक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राण मर्मा हीलिंग टेक्निक विद मिस्टर वीपी सिंह, जो कि फाउंडर हैं टेंडन स्पाइन थेरेपी सेंटर के। और ये दावा करते हैं कि इन्होंने बड़ी से बड़ी नेक स्पाइनल इश्यूज़ को ठीक किया है यूजिंग दिस हीलिंग टेक्निक। वेल एवरीबडी, you have to really stick to the end of the conversation, क्योंकि ये एपिसोड है the silent epidemic of our society about neck and back problems जो हम सब फेस कर रहे हैं with increased usage of technology and mobile phones। तो ये एपिसोड यंगस्टर्स से लेके बुज़ुर्गों तक सबके लिए बना है। आपको ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना चाहिए और मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखना टू फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ स्पाइन हेल्थ ऑफ इंडिया और इट इज़ जस्ट अनदर wellness myth. Please put your earplugs together for an extremely enlightening episode. वीपी सिंह जी, आप ये दावा करते हो कि बिना इंजेक्शंस, बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन, बिना फिजियोथेरेपी के आप बड़ी से बड़ी बैक पेन और नेक पेन को ठीक कर देते हो या फिर ख़त्म कर देते हो। तो इसके बारे में बताइए।
इसमें जो मेरा एंगल है आंचल जी वो इस प्रकार है जी। कि बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और उसमें मेडिसिन, इंजेक्शन, सर्जरी का लिमिटेड रोल है या रोल नहीं के बराबर है। ये हमारी रिसर्च कहती है 2013 से आज तक की। फिर हमारे पास हजारों की स्टडी ऐसी आई है जहाँ पे लोग सर्जरी के लिए जा रहे थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे और वो बिना क्लिनिक में आए, सिर्फ कैमरे के सामने आए, कुछ महीनों में उनके स्पाइन का पेन रिवर्स हो गया। बट मेरा सवाल है कैसे? कैसे? हाँ। इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे लेता हूँ मैं, ये इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा हाँ जी। और इसको हम कहते हैं डिस्क। इसको आप ऊपर ओके। कर दो। हाँ। तो ये वर्टिब्रा है, ये कैल्शियम का बना हुआ है, प्लस और भी छोटे मोटे पदार्थ होते हैं इसमें। ये डिस्क है। अब होता कि जब हम गलत तरीके से बैठते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वी शेप है लगभग, बिल्कुल। लेकिन जब आप गलत तरीके से बैठते हो ये पैरेलल हो जाता है, थोड़े समय बाद में ऐसे हो जाता है। अब क्या हो, ये डिस्क निकल के बाहर आ गई आपके। बिल्कुल। अब मेरा ये कहना है ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेशर के कारण है, ना कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। ये अगेन रिपीटिंग ठीक। कि ये प्रॉब्लम प्रेशर के कारण है। और अगर प्रेशर के कारण ये डिस्क बाहर आ रही है तो आप प्रेशर का इलाज करोगे, पेन किलर खिलाओगे? यहाँ पे प्रेशर का इलाज करो। प्रेशर का इलाज करेंगे। पर हो क्या रहा है वहाँ पे, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, सर्जरी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसका कोई रोल है ही नहीं। अगर आपने मेडिसिन खा भी ली, प्रेशर यहाँ पे, तो होगा क्या? मेडिसिन खा के आपको पेन का सेंस बंद हो गया। अब क्या होगा? बाहुबली कौन बनेगा? मैं। डबल बेड कौन सरकाएगा घर में? मैं, क्योंकि पेन फील नहीं हो रहा है। होगा क्या? इसको प्रेशर बढ़ जाएगा, ये और निकल के बाहर आ जाएगा। फिर आपने इंजेक्शन लगवा लिया, यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया तो पेन यहाँ पे बिल्कुल ये एरिया सेंसलेस हो गया, सुन्न हो गया। अब क्या हुआ? आप हैवी काम कर रहे हो, दर्द महसूस नहीं हो रहा। होगा क्या? ये और ज़्यादा बाहर आ जाएगा। फिर आप MRI कराओगे, एक लिमिट के बाद जब पेन बढ़ जाएगा ये लोग बोलेंगे अब सर्जरी कराओगे। मैं कह रहा हूँ सर्जरी बाद में कराओ, पहले प्रेशर हटाओ। अगर प्रेशर आपने नहीं हटाया, सर्जरी करा भी ली तो दोबारा निकल के बाहर आ जाएगा। इस एंगल से मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेशर प्रॉब्लम है या मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम कब होती है? जब ये डिस्क निकल के बाहर जाके बिल्कुल पल्प निकल के बाहर आके स्पाइनल कॉर्ड में नीचे गिर जाता है, तब उसमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। उससे पहले तो हम इसको दूसरे तरीके से इस प्रेशर को रिलीज करा सकते हैं। तो मेरी जो 2 दिन की वर्कशॉप, आपने जो वेबसाइट पे लिखा देखा होगा कि रिवर्स स्पाइन पेन विदाउट मेडिसिन बेसिक वर्कशॉप। तो बेसिक वर्कशॉप हम क्यों बोलते हैं इसको? कि पहले 2 दिन में आप जानिए कि ये प्रेशर आ कैसे रहा है। अच्छा। हो क्या रहा है? अगर आप स्पाइन का स्ट्रक्चर देखिए तो स्पाइन के स्ट्रक्चर में जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पे एक कर्वेचर है, एक कर्वेचर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तीसरा अंदर की तरफ है। लेकिन आप मार्केट में देखें, हाउ पीपल आर सिटिंग, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो में आप चलते हुए देखिए लोगों को, उनका ये कर्वेचर स्ट्रेट मिलेगा। हमारा ये कहना, अगर ये कर्वेचर आपका स्ट्रेट हो गया, आपका पेन नहीं जाएगा कभी भी। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पाइन की प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। पहले आप स्ट्रक्चर को ठीक कर लीजिए, उसके बाद में बाकी काम कराइए। मान लिया आपका पल्प बाहर आ गया, डिस्क बाहर भी आ गई है, स्ट्रक्चर ठीक करा लो। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्ट्रक्चर देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर। गलत स्ट्रक्चर के कारण आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है डिस्क पे। उस प्रेशर को कौन बना रहा है? आप खुद। कैसे? उल्टे पुल्टे तरीके से बैठ के। कैसे बैठते हम? अब ये माइक मेरे सामने आ गया है, हम अक्सर जो है ऐसे बैठ जाते हैं झुक के। अगर आप बल्ज आउट करके बैठ रहे हो तो आपकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा। ऐसे ही गर्दन का दर्द, गर्दन में देखेंगे यहाँ पे कर्वेचर है बहुत प्यारा सा। आप भी अपने गर्दन पे हाथ लगा के देखिए कर्वेचर मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसे करके देखिए सामने जरा, लेकिन थोड़ा सा अंगूठा आप नीचे लाएंगे तो कर्वेचर सीधे हो जाएगा। हाँ या ना? होने लगता है। होने लगा। अब जरा बिल्कुल नीचे करके देखिए जरा, क्या हुआ? खत्म हो गया, कर्वेचर खत्म। अब अगर एक व्यक्ति 8 घंटे जीरो कर्वेचर में बैठ रहा है तो क्या होगा? उसकी मसल मेमोरी चेंज हो जाएगी। अब जब MRI कराने जाएंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपका कर्व ऐसे गर्दन का तो मामला ठीक है, लेकिन जैसे ही आप झुक के बैठे ये पैरेलल हो गया, तो और ज्यादा झुक के बैठे तो ये हो गया। अब डिस्क अगर बाहर आ रही है, अगर आप ऐसे झुक के डिस्क को बाहर निकालो तो आप खुद बताओ, क्या इसका मेडिसिन से इलाज होना संभव है? नहीं। सही बात है। क्या इंजेक्शन से इलाज होना संभव है? नहीं। आपने सर्जरी भी करा ली इसकी और प्रेशर जो कहते हो कंटिन्यू है, व्हाट विल हैपन आफ्टर 6 months, 1 year? इट विल अगेन कम आउट। यस और नो? यस। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ। एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ भाई पहले अपने सिस्टम को ठीक कर लो, फिर
मेडिसिन, इंजेक्शन, सर्जरी पे जाओ। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। पहली बात तो ये रही कि बैक पेन, स्पाइन इश्यूज, नेक कंप्रेशंस, ये सब अब बुज़ुर्गों की बीमारी तो नहीं रही है। ये सब तो यंग जनरेशन में ज़्यादा फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि विद द इंक्रीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ और ऑफिस के काम के इंक्रीज प्रेशर के कारण हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी पे यूज़ हो रहा ठीक है है, और हमारी ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इट इज़ समथिंग एवरी अदर पर्सन इज़ डीलिंग विद। correct, बल्कि अब इस पे मीम्स भी बनने लगते हैं कि अब आप 25 क्रॉस कर गए हो, अब आपको सारी चीज़ें नी पेन, बैक पेन और अब सब फील होने लगता है। बहुत बहुत अजीब बात है कि 25 की जैसी यंग उम्र में ही हमको ये सब फील हो रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम बिना मॉडर्न मेडिसिन के जो मेथड्स हैं उनको अपनाए बिना एक ट्रेडिशनल चिकित्सा की बात कर रहे हैं, जिसको अपनाकर हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करना बल्कि इनको आने से ही रोक सकते हैं हम इसे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये प्रॉब्लम शुरू ही हमारी मैकाले एजुकेशन अडॉप्ट करने के कारण। क्यों? पहले गुरुकुल सिस्टम में जमीन पे बैठाया जाता था अरे वाह। पद्म आसन में, उसमें तीनों कर्वेचर बने रहते थे, गर्दन का भी, मिडिल स्पाइन का भी, लोअर स्पाइन का भी। जब से हम स्कूल कॉलेज में टेबल चेयर पे बैठने लग गए, तब से क्या हो, गर्दन हमारी झुकने लग गई आगे की तरफ, कमर बाहर आने लग गई। तो बचपन से तैयारी शुरू हो गई थी सिंगल कर्वेचर में बैठने का। अरे यस, यस, गुड पॉइंट। और वो धीरे धीरे क्या, ऊपर वाला भी कुछ समय तक माफ करता रहा, 10-15 साल तक। उस आदमी बोला थोड़ा सा दर्द तो दे देता हूँ क्योंकि उसके बाद हमारा वॉशरूम सिस्टम भी चेंज हो गया, हिंदी से इंग्लिश आ गया। अभी बताता उसके हूँ। बाद हमारा डाइनिंग सिस्टम भी चेंज हो गया, जो नीचे गद्दे पे बैठ के खाते थे वो भी तो आप देखेंगे हम ज्यादातर जगह कर्वेचर को कंप्रोमाइज करके लाइफ में ज्यादातर समय बिता रहे हैं। डिनर कर रहे हैं उसमें भी गर्दन डाउन है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा कर्वेचर बिगड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, सोते समय भी कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो विद्या मैं एडवांस प्रोग्राम में बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड की किसी बुक में नहीं है। अच्छा। सोने का गलत तरीका पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1। नंबर 2, सोते समय कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं हमारे बॉडी से जिससे सर्वाइकल पेन जिंदगी भर ठीक नहीं होता, किसी का कमर का दर्द जिंदगी भर ठीक नहीं होता। अच्छा। जी हाँ, वो विद्या हमें इस प्लेनेट की किसी बुक से प्राप्त नहीं हुई, इंटरनेट से प्राप्त नहीं हुई। जून 2023 में एक ऐसी घटना रात में 11:30 बजे घटी थी। ध्यान में बैठा हुआ था, उस समय वो चीज़ रिवील हुई मुझे। अच्छा। और वो चीज़ जब रिवील हुई, उसको 4-5 दिन हमने अपने बॉडी पे टेस्ट किया, और वो चीज़ जब हमने रिवील करी अपने स्टूडेंट्स को, तो जो मॉर्निंग में सो के लोग उठ रहे थे उन्होंने बोला सर अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। और इसीलिए मैं जून 2023 से लगातार बोलता आ रहा हूँ, एडवांस प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ रिवील करी जाएंगी कि जो वर्ल्ड की किसी किताब में नहीं है, इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड के किसी इतिहास में उसका जिक्र नहीं है, कि वो ज्ञान इस जगह से नहीं आया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे हम सिर्फ नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, स्पाइनल पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजर डिजीज़ेस की बात कर रहे हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल या टेक्स्ट बैक सिंड्रोम जो आ गया है, या फिर नर्व कंप्रेशन, या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिकल टर्म्स, डिजीज़ेस जिनसे लोग गुजरते हैं, जिनके लिए लोग सर्जरी करवाते हैं, जिनके लिए लोग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं बट फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हम उन डिजीजेस की बात कर रहे हैं। आइए, इस पे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इस समय। आपकी ये डिस्क है, थोड़ी सी बाहर आई, बोला एमआरआई में डिस्क बल्ज है। थोड़ा सा और बाहर आ गई, बोला प्रोट्रूजन हो गया। थोड़ा सा और बाहर आ गया, बोले हर्निएशन हो गया। फिर उसके बाद में हो गया नर्व पिंचिंग, क्योंकि जब ये पल्प निकल के पीछे इस नस को टच करेगा तो ये कहलाएगा नर्व कंप्रेशन। मैं कहता हूँ सारी चीज की एक ही कैटेगरी है, प्रेशर ऑन द डिस्क। एज ए इंजीनियर मेरा कहना है स्पाइन की सारी प्रॉब्लम ज्यादातर एक ही कैटेगरी में आती हैं, प्रेशर ऑन द डिस्क। इस प्रेशर का जब तक आप इलाज नहीं करोगे तब तक इन चीजों का इलाज नहीं हो सकता। तो इस प्रेशर का इलाज आप कैसे करते हो? प्रेशर के इलाज के लिए 7 स्टेप प्रोसेस हमने बनाया हुआ है। उसमें स्ट्रक्चर को पहले ठीक करिए बॉडी का, वो कई महीने लगते हैं। क्यों? बॉडी की मसल मेमोरी को आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बोलने की भाषा है, आज मैं गाना गाना चाहूँ तो ओवरनाइट में गले को टोन नहीं कर सकता। आई विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जी, है ना? सर्कस मैन में देखो 12 बॉल उछाल देते हैं, हम करना चाहेंगे नहीं होगा, मसल मेमोरी ट्यून अप नहीं है। जिम में जाके आपको 6 पैक बनाने हैं, 9 महीने का टाइम लगता है। एक बेबी डिलीवर करना है, 9 महीने का टाइम लगता है। तो दे आर अ सर्टेन हिडन लॉज ऑफ लाइफ, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मेरा स्ट्रक्चर गलत हो गया है तो स्ट्रक्चर को वापस नॉर्मल में लाने के लिए कुछ महीने तपस्या करनी पड़ती है। डेली 2 घंटे का प्रोसेस होता है उसमें, जिसमें 75 मिनट्स आप हमारे साथ में क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं क्या है? ये एक्सरसाइज प्लस ब्रीदिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है।
जब दोनों के साथ हम काम करते हैं तो हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती बल्कि गायब हो जाती हैं। जैसे क्रैम्प आना बॉडी में, अच्छा। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं लंबे समय तक, हम्म। क्रैम्प ज़्यादातर लोगों के 28 से 29 दिन में गायब हो जाते हैं अच्छा। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट कमिंग टू क्लिनिक। बट इसमें डाइट प्लान का बहुत अच्छा रोल है। आहार और विहार दोनों का संतुलन जरूरी है। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई एम हैविंग ए वेरी गुड मेंटर इन आवर टीम कि जिनसे हमें डाइट का सहारा मिल जा रहा है। और विहार क्या हो गया, दिनचर्या। दिनचर्या में आप उठ के ऑफिस जाने तक बॉडी को कैसे रखना है, ऑफिस में जाके बॉडी को रखना कैसे, आपका टोटल फोकस काम पे रहता है, बॉडी पे फोकस नहीं रहता। नतीजा क्या है, आपकी गर्दन जो ऐसे थी वो ऐसे हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पूरे दिन अगर इस तरीके से बैठ रहे हो, आपका गर्दन का दर्द ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी भी आ जाए, विष्णु जी आ जाए, महेश जी आ जाए कि तंत्र मंत्र करा लो, नहीं ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सर ये मर्मा चिकित्सा आखिरकार है क्या? मर्म चिकित्सा का वर्णन महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत की किताबों में वर्णन है। बॉडी में 108 वाइटल पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट पे 5 चीजों का संगम होता है, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। अगर इंग्लिश में बोलेंगे, फ्लैश, हम्म। वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स, जी। लिगामेंट्स, जी। और अस्थि, बोन्स, जी। जॉइंट्स। इन 5 चीजों का संगम बॉडी में 108 जगह पे है। उनमें से है। 3 या 4, जैसे यहाँ पे एक मर्म है, तल हृदय मर्म, तो यह इसको मांस मर्म कहा जाता है। तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करने पे हार्ट अटैक वाला पेशेंट बाहर आ जाता है। इस मर्म को स्टिमुलेट करने पर बेहोश आदमी होश में आ जाता है 28 सेकंड में। ये हमारा तजुर्बा है 2013 से अभी तक। तो इसको समझना है तो लोगों को आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत को पढ़िए थोड़ा सा, इंटरनेट पे भी इसकी जानकारी है, इनके बारे में जानना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आयुर्वेद में दी गई एक प्रक्रिया है या एक विद्या है, ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। क्या है, मैं सही कहूंगी अगर मैं कहूंगी कि ये एक्यूप्रेशर जैसी मुझे लगी? नहीं, ये विद्या एक्यूप्रेशर से बिल्कुल अलग है। एक्यूप्रेशर मेरिडियंस पे काम करती है, जो कि इनविजिबल चैनल से बॉडी में, वो भी बहुत सुंदर आर्ट है। एक्यूप्रेशर का कोर्स भी मुझे करने का मौका मिला इलाहाबाद में एस्पस संस्था से। वहाँ से मुझे स्पाइन के बारे में जानकारी मिली डॉक्टर प्रकाश खेतान से, जो कि गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। वहाँ से हमें एनाटॉमी का ज्ञान मिला। मर्म चिकित्सा से इनको बाहर से कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, इन पॉइंट को ठीक करने के लिए, बॉडी की बीमारियों को ठीक करने के लिए इन मर्मा पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, वो विद्या हमें हरिद्वार से मिली। प्लस साथ में हमने देखा मसल्स मोबिलाइजेशन। अगर मसल्स आपकी मिनिमम मोबिलाइज नहीं हो रही है डेली, आप कितने भी तुर्रम खाओ हो, आपकी बॉडी का बैंड बजेगा। जी हाँ, कितने भी तुर्रम खाओ। तो मैं हर एक को कहता हूँ डेली मिनिमम मसल मोबिलाइजेशन होना जरूरी है। और मसल मोबिलाइज करते कैसे? बाय वे ऑफ एक्सरसाइज, बाय वे ऑफ नॉट सिंपल एक्सरसाइज, बाय राइट एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपके सर्वाइकल पेन है और आप सर्वांगासन कर रहे हो, सर्वाइकल पेन का बैंड बच जाएगा। आपके भुजंग और आपके कमर में दर्द है और आप आगे को झुक के पैर, आप घुटनों में सिर लगा रहे हो, बैंड बच जाएगा। इसलिए कहता हूँ सिर्फ एक्सरसाइज से कोई आज तक ठीक नहीं होगा। राइट एक्सरसाइज प्लस उसके बाद में हमारा प्रोसेस है 15 to 20 मिनट्स का, वो है स्पाइन डीकम्प्रेशन। पहले मसल्स को खोल लीजिए, फिर स्पाइन को डीकम्प्रेस करिए। उसके बाद में आता है मर्म ऑयल थेरेपी, वो पेन किलर का काम करती है बॉडी में। अच्छा, ये बताओ, आपने बोला कि आपके जो मोस्टली पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन आप देखते हो आप? हाँ, दिन में 100 लोगों में से 2 लोग क्लिनिक में आते हैं, 98 ऑनलाइन होते हैं। तो फिर ऐसे केस में बोन अलाइनमेंट कैसे होती है? यही तो इस विद्या की खूबसूरती है कि यू कैन डू ऑन कैमरा। हमें झूठ बोला गया है कि क्लिनिक में आओ तो ही इलाज होगा, क्लिनिक में आओगे तो ही फिजियोथेरेपी होगी। ऑनलाइन में पॉसिबल है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस प्रोग्राम में MBBS डॉक्टर्स की वाइफ मौजूद है इस समय प्रोग्राम में। नंबर 1, कई MD डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट लिया है अपना सर्वाइकल पेन का। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक इंदौर के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की हेड, उन्होंने अपने सर्वाइकल ठीक किया है बहुत ही खूबसूरत। ऑन कैमरा। हम सबको कहते हैं क्लिनिक में आने की जरूरत नहीं, कैमरे के सामने आ जाओ, पहले अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लो। दूसरा, फिर आता है स्पाइन डीकम्प्रेशन। जो ये कंप्रेशन आपने पैदा कर लिया स्पाइन में, उसको डीकम्प्रेस करना सीखो। तीसरा, ब्रीदिंग करेक्शन, अच्छा, सांस लेने का सही तरीका। दोस्तों, बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को, लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। जी हाँ, सांस लेने का तरीका भूल चुके हैं। आपको याद है, हमारे इसका संस्था का नाम है तानदेन स्पाइन थेरेपी सेंटर, जो अब हो चुका है तानदेन स्पाइन फाउंडेशन। तानदेन वर्ड है ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। अच्छा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तानदेन एक जापानीज वर्ड है, जो नाभि से 2 इंच नीचे एक पॉइंट होता है, तानदेन। अच्छा। बच्चा सांस वहीं से लेता है, इसलिए बच्चे को आप डांट भी दो तो 2 घंटे बाद बच्चा फ्री हो जाएगा उस एंगर से। बच्चे को मार दो, आफ्टर सम टाइम ही विल बिकम फ्री, क्योंकि उसकी सांस तानदेन से चल रही है।
अरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सांस का लेवल नाभि से छाती, उफ। जैसे जैसे सांस का लेवल ऊपर आता चला जाएगा हम्म वैसे वैसे आप प्रकृति से दूर होते चले जाओगे। देन यू विल बी ब्लोन बाय द पल्स ऑफ इमोशंस। और इमोशन बहुत बड़ा ट्रैप है आपके बॉडी में, आपसे 1 मिनट में गड़बड़ काम करा देता है, सत्यानाश हो जाता है लाइफ का। इमोशंस को कंट्रोल करके जिए तो लाइफ बड़ी खूबसूरत भी हो जाती है। इमोशंस की बात की है आपने, क्यों कि है जितने भी हमारे ज़िंदगी में चीज़ें घटती हैं हमारे साथ, अच्छी या बुरी, स्पेसिफिकली नेगेटिव, वो इमोशंस की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। इमोशन से पहले आता है थॉट, थॉट के बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद में इमोशन। हम्म और ये हर एक की प्रोग्रामिंग अलग अलग है, हर एक के बॉडी में अलग अलग पैटर्न मिलेगा इसका। हम्म हमारे गुरुदेव ने 2004 में हमें इस इमोशंस की विद्या दी। हमारे बॉडी में 9 मेन इमोशंस है। हास्य, अद्भुत, श्रृंगार, करुणा, वीर, विभत्स, भयानक, रौद्र, शांत। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हास्य रस। हम लाफ्टर भूल चुके हैं आज की डेट में। अद्भुत, आश्चर्य करना। गुलाब का फूल दिखता है तो लगता नहीं है क्या यार गुलाबी का फूल ही तो है। आश्चर्य करो भाई, कैसे एक मिट्टी से इतना अच्छा फूल खिल रहा है। हास्य, अद्भुत, श्रृंगार, एप्रिशिएट द ब्यूटी। बराबर। नहीं तो कई बार अगर आप में ये श्रृंगार रस नहीं है तो भैंस और ऐश्वर्या राय में कोई अंतर ही नहीं नजर आएगा। दोनों में सेम इमोशन, हास्य, अद्भुत, श्रृंगार, करुणा। जो आपसे नीचे के लोग हैं, आर्थिक रूप से संपर्क, उनके प्रति करुणा रखिए, उनकी हेल्प करिए उनकी। वीर रस, आई कैन डू दिस। विभत्स, समथिंग इज नॉट गुड, उसको कंडेम करिए। भयानक, फियर, फियर भी रखना जरूरी, नहीं तो बाहुबली बन के छत से कूद गए, टांग टूट जाएगी। शांत, तो गुरुदेव ने बोला हास्य रस, अद्भुत रस और शांत रस, इन तीनों को साध लो, बाकी सब सज जाते हैं। अच्छा, हास्य, अद्भुत एंड शांत। खूबसूरत। हास्य रस ओशो ने खूब कराया इसके ऊपर। अद्भुत रस सीखा जा सकता है हम लोग की संगति में। शांत रस मेडिटेशन से आ जाता है। तीनों जरूरी है। अब हम वापस आते हैं बोन अलाइनमेंट से, हम आ गए, आप ऑयल थेरेपी की बात करें। ये ऑयल थेरेपी की विद्या जो है, जो अपने मर्मा पॉइंट है, पहले हम लोगों ने देखा कि जब मर्मा पॉइंट को हम हाथों से करते थे हमारे अंगूठों में दर्द आ जाता था। भाई दिन में 5-6 पेशेंट, शुरू में क्लिनिक में फ्लो बहुत ज़्यादा था। अब एक व्यक्ति के कमर में मान लिया उसका सर्वाइकल पेन है तो उसमें हमें क्रकाटिका मर्म जो कि गर्दन में होता है, अंश मर्म, पीछे अंशफलक होता है, उन मर्मों को हाथ से 17-18 बार स्टिमुलेट करना होता था। अच्छा। शाम तक देखते हमारे अंगूठे सूज जाते थे। ध्यान में बैठ गए, प्रभु क्या करें, तो वहाँ से एक संकेत मिला कि इन मर्मा पॉइंट पे ऑयल थेरेपी कर सकते हैं। उसका कुछ संकेत हमें एक और इंडिया के एम्बेसडर थे पोलैंड में, मिस्टर चंद्रमोहन भंडारी, अच्छा, उनसे भी हमें संकेत मिला था ये कि मर्मा पॉइंट पे ऑयल थेरेपी करने पे जल्दी लाभ होता है। अच्छा। अब मैं इंजीनियर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। कोरोना काल के बाद में कुछ केस ऐसे आए जिनके सर्वाइकल पेन था, फ्रोजन शोल्डर था और मेरे उंगलियों में दर्द था। उस दिन हम ध्यान में गए, प्रभु आज तो ऑयल थेरेपी का उद्घाटन कर देते। ध्यान लगाया, ध्यान के आते अपने आप विद्या उतरती चली गई, ऑयल थेरेपी ईजाद होती चली गई। और सिंगल शायद वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक लेडी आई थी शाम को जिनके हाथ पीछे टच नहीं हो रहे थे, बहुत भयंकर पेन था। सिंगल सेशन के बाद में दोनों हाथों से नमस्ते हो गई थी पीछे। कमाल है। तो वो मर्मोल थेरेपी का कमाल था। जब कुछ पॉइंट्स के ऊपर, उन पॉइंट्स का हमें ज्ञान था, हमने इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग उनके ऊपर गरम गरम ऑयल देना चालू कर दिया, बाद में हीट थेरेपी। तब हमने इसको 7 स्टेप में बांटा कि बोन अलाइनमेंट, स्पाइन डिकम्प्रेशन, ब्रीदिंग करेक्शन, पोस्चर करेक्शन, मर्म चिकित्सा, मर्म ऑयल थेरेपी, हीट थेरेपी। ये 7 स्टेप हम अप्लाई करते हैं, तब जाके आपकी ये महामारी दूर हो पाती है। और ये सारी चीज़ें आप कैमरे पे सीख सकते हैं, क्लिनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, महामारी, क्योंकि मुझे भी लगता है ये साइलेंट एपिडेमिक है जो हमारे यंगस्टर्स को पकड़ रहा है। सर, कैसे कैसे टाइप के केसेस आप डील करते हो? कोई ऐसा केस मिला है जिसमें पूरी उम्मीद छूट चुकी हो मगर फिर भी आपकी इस चिकित्सा से ठीक हो गए हो? ऐसे तमाम केस आए हैं, बताओ प्लीज। और सबसे बड़ी चीज़ पूर्णिया के केस है, बिमला देवी, वो वीडियो आप मंगा लीजिएगा मेरे से। वो लेडी बेड पे थी और उनको बेडरूम से बाथरूम जाने में आधा घंटे लगता था समय। ओल्ड एज, 65 ईयर्स एज। अच्छा। डॉक्टर बोला सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि इनकी कमर बहुत ज़्यादा खराब है, एज ज़्यादा है। वो लेडीज 15 दिन बाद में दंड बैठक लगा रही थी ऑन कैमरा, और व्हील चेयर स्टोर रूम में चली गई। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये प्राण चिकित्सा और मर्म चिकित्सा बड़ी अद्भुत विद्या है, इसको लोगों को जानना चाहिए और ये विद्या घर घर तक जानी चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए हमने जो है फैसला किया था, अभी 26 तारीख को हमने एक संकल्प दिवस मनाया था पिछले महीने कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पाइन हॉस्पिटल हम लेके आ रहे हैं जिसमें नो मेडिसिन ट्रीटमेंट होगा। और मेडिसिन की जरूरत भी पड़ गई तो उसमें जो मिनिमम मेडिसिन, उसमें आयुर्वेद को हम बुलाएंगे,
हेमोपैथिक को भी हम लेके चलेंगे, नेचुरोपैथी को भी लेके चलेंगे, जो एलोपैथी की जो श्रेष्ठ चीज़ है उनको हम लेके चलेंगे साथ में, लेकिन मिनिमम, क्योंकि वो मेडिसिन पेन मैनेजमेंट के लिए होगी, आपकी डिस्क बल्जिंग मैनेजमेंट के लिए नहीं होगी। बल्जिंग मैनेजमेंट तो आपका प्रेशर मैनेजमेंट से होगा। क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं इंजीनियर हूँ, अगर आप बॉडी के डिजाइन को गौर से देखिए, आपके नाक की डिस्टेंस दोनों तरफ एक जैसी है, बनाने वाला इंजीनियर था। आपके होठ का डिजाइन एक जैसी लंबाई है दोनों तरफ, इंजीनियर था बनाने वाला। आंखों की सेटिंग एक जैसी है, इंजीनियर था बनाने वाला। भौं की सेटिंग इंजीनियर था। कानों की डिस्टेंस दोनों तरफ देखिए, इंजीनियरिंग डिजाइन है। आप कल्पना कीजिए, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे लगी होती, क्या सीन होता। नाक नीचे लगी होती, मुंह पर होता, क्या हालत होती है हमारी। फिर कंधों का डिजाइन देखिए, एक जैसी डिस्टेंस गर्दन से, तो ये किसी इंजीनियर ने बनाया हुआ है। तो अब मेरा ये कहना है कि मेडिकल में एक नया विषय आना चाहिए, मेडिकल इंजीनियरिंग, जिसका इलाज इंजीनियर्स करेंगे, ना कि डॉक्टर्स। डॉक्टर उनकी हेल्प करेंगे पेन मैनेजमेंट में, इंजीनियर हेल्प करेगा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। अभी तक फिजियोथेरेपी में था स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, बट मैंने आज तक देखा फिजियोथेरेपी से कोई 100% ठीक नहीं हुआ। पेन मैनेज होता है, ठीक नहीं होता। दोनों में अंतर है, मैनेज करना और रिवर्स करना, दोनों में अंतर है। तो आप ये कह रहे हो कि इस विद्या से प्रॉपर्ली रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स आपके पास केसेस भी हैं। हमारे पास केस है। दूसरा हमारा क्लेम ये है, हमने आज तक किसी को ठीक नहीं किया। आपकी बॉडी को स्वयं रिपेयर करना आता है। बॉडी को, उस इंटेलिजेंस को जगाओ ना। अब ये देखो, आजकल एक बच्चा सो रहा है यहाँ पे, 3 महीने का बच्चा अपने आप करवट बदलता है, कौन सिखाता है उसको? कोई नहीं सिखाता ना। दूसरी तरफ करवट बदल ली, जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है, बॉडी अपने आप करवट बदलती है कि नहीं? तो यानी बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस भी एक है। नंबर 2, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं? बोन अलाइनमेंट सेट किया, प्लास्टर लगा दिया। हड्डी किसने जोड़ी? खुद जुड़ी। नेचर ने नहीं जोड़ी, बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है। बॉडी नोज हाउ टू रिपेयर। मेरा एक वाक्य मैं सबको देता हूँ, इसको लिखो डायरी में, बॉडी नोज हाउ टू रिपेयर, बट बॉडी कैन डू दिस इफ यू डोंट डू उंगली इन दैट। आप उसमें उंगली करना बंद करो, आप उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना बंद कर दो। मान लिया डॉक्टर ने अलाइनमेंट सेट कर दिया, प्लास्टर लगा, अब आप हाथ पे वजन उठाने लग जाओ, अलाइनमेंट बिगड़ा, डॉक्टर क्या करेगा? तो अब एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया आपके लिए ताकि बॉडी काम कर सके। वही विद्या हम भी यूज कर रहे हैं। हम करें, प्लास्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डिस्क बल्जिंग है, उसके लिए बेल्ट से भी काम चल जाता है बाहर से। दूसरा, स्ट्रक्चर ठीक करने की विद्या हमारी बड़ी विचित्र है। किसी दिन प्रोग्राम में आके देखोगे तो उसमें आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी डू। नंबर 1 स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, उसके बाद में जो है ये स्पाइन डीकम्प्रेशन ऑनलाइन कैमरे पे कैसे कराते हैं, उसको देखेंगे आप। और इसके बाद में ब्रीदिंग करेक्शन। बिना ब्रीदिंग करेक्शन के दोस्तों मसल की वीकनेस नहीं जाएगी। एक बहुत बड़ी चीज रिवील करने जा रहा हूँ। बॉडी के अंदर 2 गुण हैं, ज्ञान और प्रयत्न। आप खुद कल्पना करके देखो, क्या दोनों चीजें हर समय काम करती कि नहीं करती? जस्ट थिंक। हर समय हर व्यक्ति इन दोनों चीजों को हर समय करता रहता है। आप खाली भी बैठे हो तो क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग विद द थॉट एंड प्लानिंग। ज्ञान, देन यू टेक सम एफर्ट्स। जब मुझे 2004 में ये पता चला महर्षि श्रृंगी ऋषि के लिटरेचर से कि ज्ञान सोल को मिलता है मन के माध्यम से। ज्ञान सोल को मिलता है मन के माध्यम से। क्या खूबसूरत। और प्रयत्न होता है प्राणों के माध्यम से। आपका हाथ का मूवमेंट है प्राणों के माध्यम से। अगर पैरालिसिस है मेरे हाथ में, ब्लड तो फ्लो कर रहा है बट हाथ नहीं मूव करेगा, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है न्यूरो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। हम कहते हैं प्राण शक्ति वीक हो गई है। और जब हम मर्मा पॉइंट पे काम करते हैं, नॉर्मली पैरालिसिस के केस में 2 से 3 दिन में पैरों में मूवमेंट वापस आ जाता है, अगर पैरों में स्वेलिंग नहीं है तो। नंबर 2, हाथों में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और कई पैरालिसिस केस हमने सॉल्व किए हुए हैं। अरे वाह। जी हाँ, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट सर्जरी। और इसमें काम क्या आई? मर्म चिकित्सा काम आई, प्राण चिकित्सा काम आई। प्राण चिकित्सा इस प्लेनेट से गायब हो चुकी है लगभग, और हमने देखा कई बार मसल वीकनेस जिनको भी है, वो प्राण चिकित्सा से 3 से 5 दिन में फर्क पड़ जाता है बॉडी में। मेरा भी ये पर्सनल लाइफ का केस रहा है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो शायद पहली बार सुनेंगे मेरे मुंह से कि मेरी ज़िंदगी में भी 4-5 साल कुछ ऐसे बीते जिसमें बहुत बुरे गए मेडिकली वो साल। और बहुत छोटी सी चोट थी कि मुझे एक एयरपोर्ट पर सूटकेस लगा था नी पर, और वो छोटी सी चोट स्वेलिंग के रूप में आई, और वो इतनी बड़ी हो गई कि फिर मेरी राइट लेग पैरालिसिस हो गई।
और फिर मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स बदले, सर्जरी भी कराई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली मैं ऋषिकेश में आश्रम में गई, वहाँ पर 10वें दिन मेरे टांग उठ गई थी। तो जिस आप वाह। प्राण चिकित्सा की बात कर रहे हैं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को भी ना ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करने पे ही उनका जादू इसका हम लाइव मिलेगा। डेमो आप हाँ। क्लिनिक में आएंगे अपनी टीम के साथ में, वहाँ पे लाइव डेमो देके दिखाएंगे। 1 मिनट के अंदर आपकी शक्ति इतनी बढ़ा दी जाएगी, आपको 2 लोग हिला नहीं पाएंगे अपनी जगह से। अच्छा, ये सवाल ज़रूर बनता है मेरे मन में कि ये विद्या आपने चुनी या इस विद्या ने आपको चुना? इसमें मैं तो वर्ड है ही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये विद्या मिली है। इसको अचीवमेंट नहीं मानता, इसको कृपा मानता हूँ। मतलब एन इंजीनियर टर्न्ड इनटू अ स्पाइन एक्सपर्ट। मैं एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं मोदी जी की तरफ अपने को कहता हूँ स्पाइन सेवक, आहा। है ना, या स्पाइन का जो भी वर्ड कर ले, इसमें प्रेम, सेवा, भक्ति, ये 3 चीज़ें लगी हुई हैं। ये 3 ही कोर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, नंबर 1। तो ये मैंने बताया 2013 की बात है। मेरी वाइफ की कमर की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई 2000 से शुरू होके, एम्स ने बोला सर्जरी, जी। बसंत कुंज का जो स्पाइन हॉस्पिटल उन्होंने बोला सर्जरी, अच्छा। मैक्स हॉस्पिटल सर्जरी, जो भी आसपास सारे हॉस्पिटल थे उनकी केस स्टडी देख के, क्योंकि दोनों पैर सुन्न हो चुके थे, खड़े होते होते गिर पड़ती थी। उफ। और हमारे वहाँ पे कोई व्यक्ति पधारे साउथ से, उनका नाम था मिस्टर सुब्रमण्यम, पिरामिड सोसाइटी से थे। उन्होंने हमें मर्म चिकित्सा के बारे में बताया। उस कैंप में मैं अकेला गया 2013 में, और वहाँ देखा 20 लोग आए हुए थे, लेकिन भाई साहब नरसिम्हा साहू के बेटे मुझे दिख गए वहाँ पे, तो मेरा ट्रस्ट बन गया भाई इतना बड़ा आदमी अगर वहाँ पे आ रहा है। मैं वहाँ पे 6-7 दिन रहा, उस विद्या का जब प्रताप देखा तो मैंने सारी किताबें खरीद ली, उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अगले साल के बैच में मैं अपनी वाइफ को ले गया नवंबर 2014 में, और वहाँ से आने के बाद में वो रानीखेत में एक कैंप में और गई। उन दोनों चीज़ को उन्होंने अमलगमेट किया, मिलाया, और 3 महीने बाद में वो लेडी बेड से बैडमिंटन खेलने लग गई। अरे वाह। और जब मैं टूर से वापस लौटा तो मैंने देखा वाइफ का बीपी की दवाइयाँ कूड़े में चली गई। उनके हाथ में कट लगा हुआ था, 2 साल से अंगूठा डेड था, 2012 के आसपास से वो अंगूठा भी मूव होने लग गया, जबकि डॉक्टर बोल रहे थे सर्जरी होगी उसकी, लेकिन वो मर्म चिकित्सा से उसमें मूवमेंट आ गया। तब मुझे लगा कि 14 साल से इन लोगों ने मुझे व्यर्थ की दवाइयाँ दी हैं, मेरी वाइफ को इन्होंने जिसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इस विद्या को रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा कि ये कैसे ठीक हुई। तब से मैंने किताबें खरीदी, वर्ल्ड का जो बेस्ट लिटरेचर होता था, क्योंकि उस समय में CEO था कंपनी का, सैलरी ठीक ठाक थी, तो वर्ल्ड की बेस्ट लिटरेचर मंगाना, एनाटॉमी के बारे में पढ़ना, समझना, रटना चालू कर दिया। और लेकिन इंजीनियर कैसे समझेगा कि वर्टिगो क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है। लेकिन हमें 95 में मेमोरी टेक्निक कहीं से प्राप्त हो गई थी, तो उससे क्या था, हम फोनेटिक यूज़ करके उनको याद कर लेते थे शब्दों को। फिर ये सोच के कोई भविष्य में कोई आदमी आएगा वो हमें बता देगा, तो उस समय ये शब्द हमें नए नहीं लगेंगे। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि सब जॉब अब चले गए, तो ये प्राण विद्या हमारे पास पड़ी। तो कोरोना काल में मैंने फेसबुक पे अपना नंबर डाला कि जिनको भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही, मेरे पास 5 मिनट आ जाओ, ऑक्सीमीटर लगा लो, आपका अगर SpO2 70 है तो 80 आ जाएगा, 80 है तो 90 हो जाएगा, 90 है तो 99 हो जाएगा विदिन 5 मिनट्स। अच्छा। तो मैं पूरे दिन लाइव रहता था, सवेरे से लेकर रात तक, रात में 12 बजे तक के ये ओरिजिनल वीडियो फेसबुक पे आज भी पड़े हुए हैं। और उनमें 2 केस ऐसे हो गए जिसने मेरे को एकदम से आंखें खोल दी। एक बंदा हॉस्पिटल में 4 घंटे परेशान होकर, संदीप सेठी जी थे, सर कहीं जगह नहीं मिल रही है, क्या करूं, पूरी फैमिली परेशान है, मेरे को कोरोना भयंकर हो गया, सांस नहीं ले पा रहा। तो हमने कहा कैमरे के सामने आ जाओ, शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा। कैमरे के सामने उनको प्राण विद्या दी गई, और 3 दिन बाद में उनका ऑक्सीजन का लेवल SpO2 जो है 96 से 98 के बीच में आ गया। कमाल है। फिर दूसरा केस हो रहा है जिसमें 69 था SpO2, उनको भी ये विद्या दी गई। रात में उनका लड़का कमरे में गया, हेलमेट पहना सिर पे, मैं कहा हेलमेट पहनो, शीशा लगाओ, क्योंकि वो ब्रीदिंग करेंगे तो तुम्हारे अंदर वो कीटाणु ना आ जाए, कपूर छिड़क दो कमरे में। उनको भी वही ब्रीदिंग की क्रिया कराई गई विशेष, प्लस पानी पिलाया गया। मैं कहा ऑक्सीजन वो वो लगा दो ऑक्सीमीटर, तो 69 से 78, फिर गिर के 70 आ गई, फिर दोबारा करो, खांस रहे थे बीच में, फिर देखा सर 77 हो गई 69 से, फिर ड्रॉप होनी शुरू हुई, 71 पे आ गई। हमने कहा इनको यही करो, पानी पिलाओ थोड़ी थोड़ी देर में, और ये क्रिया कराओ, करो थको सो, करो थको सो, यही काम कर रहे हैं कमरे में। अगले दिन फ़ोन नहीं आया, तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया, हमने कहा क्या हाल है पापा का, सर घर जाके बताता हूँ। रात में फ़ोन किया, क्या हाल है, फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, सर पापा तो हारमोनियम बजा रहे हैं दूसरे कमरे में बैठ के, हरे कृष्णा हरे रामा। उस समय ऑनलाइन इतना नहीं आता था, बट ऑनलाइन हम सीख रहे थे। तो धीरे धीरे हमने जो अपने पार्टनर बोला, मैं कहा यार हम लोग ऑनलाइन करके देखते हैं। सर कैसे होगा, मैं कहा मैं करवाता हूँ। तो जूम वूम पे जो है स्क्रीन चेंज करके धीरे धीरे ऑनलाइन चालू हुआ। तो आर्मी के मेजर जनरल थे GS कोहली गुड़गांव में, उन्होंने जब हमें बताया कि सर 1 महीने बाद में मेरी 7 साल पुरानी प्रॉब्लम
पार्किंसन था उनको, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर चुके थे। उफ। और वो जो है वो सेल वाला क्या होता है उसका, स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी, वो उन्होंने कराई थी और उसमें भी लाखों रुपए लग गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारी विद्या के 1 महीने बाद बोले सर मैंने 7 साल बाद कार चलाई है पहली बार, मेरा सिग्नेचर बैंक में मैच कर गया, कमाल। वो भी ऑन कैमरा। कमाल। तब हम लोग घर मिलने गए वहाँ पे, उनको कुछ फिजिकल हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और वो लगातार प्रोग्राम में आते रहे। इसके बाद में हम बसंत कुंज में आके बैठे, एक व्यक्ति के घुटने बदलने वाले थे, उनका लड़का सर्जन था इंग्लैंड में, बोले सर्जरी कर लो, फादर इस सब योग विद्या के टच में थे, बोले सर्जरी नहीं कराऊंगा। हम लोगों के टच में आ गए, 45-50 दिन में क्रॉस लेग लगाने लग गए थे, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि घुटने नहीं मोड़ना। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे कि जहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है सीढ़ियाँ मत चढ़ो, घुटने मत मोड़ो, हम हर एक को बोलते हैं 7 दिन में सीढ़ियाँ भी चढ़ोगे, घुटने भी मोड़ोगे। लेकिन कब? अगर आप ओवरवेट नहीं हो तो। ओवरवेट हो तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। स्लिम ट्रिम वाले ज़्यादातर आदमी 15-20 दिन में क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हैं, कार गाड़ी चलाने लग जाते हैं। ये अद्भुत है, क्योंकि जब जब मैं इस ऐसी विद्याओं के बारे में सुनती हूँ तो मुझे ना इससे आभास होता है कि कितनी सारी नॉलेज है हमारी इंडिया की, भारत देश की, जो विलुप्त हो गई। इसलिए फ़र्ज़ बनता है हम लोगों का कि इस विद्या को प्रिजर्व किया जाए अगली जनरेशन के लिए। इसलिए हमने नई संस्था 12 मार्च को बनाई है, तानदेन स्पाइन फाउंडेशन। इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जी। जिसका काम होगा इस तरह की विद्या को प्रिजर्व करना। और स्पाइन का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मैं सबका आह्वान करता हूँ, सब लोग अपने इसमें अपना योगदान दें, इस हॉस्पिटल को मैनिफेस्ट करें। इस हॉस्पिटल में मिनिमम खर्चे पे मिनिमम मेडिसिन, मिनिमम इंजेक्शन, मिनिमम सर्जरी से ट्रीटमेंट होगा स्पाइन का, विद मैक्सिमम रिजल्ट्स। विद मैक्सिमम रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबको आने की ज़रूरत नहीं, पहले कैमरे के सामने आके देख लो, थोड़े दिन ठीक हो जाता है तो वहीं से कर लो, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ भी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और हम कहेंगे पहले इस्तेमाल करने से पहले जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उनसे बात करें, फिर इस्तेमाल करें, फिर आगे बढ़ जाए। पहली चीज, पहली बार इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आया कि मेरे पास आने से पहले आप गुजरात से तो गुजरात के 10 लोगों से बात कर लो, आप बंगाल से बंगाल के लोगों से बात कर लो जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया है, आप उड़ीसा से उड़ीसा के लोगों से बात कर लो। इंडिया के समय कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है आंचल जी जिसको हम लोगों ने सेवा ना भेजी हुई है, चाहे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP, छत्तीसगढ़, फिर ये आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो आपका तेलंगाना, फिर आ जाए गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, फिर नॉर्थ में चले जाए पंजाब तक, फिर इंडिया के बाहर चले जाए सिंगापुर, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, और फिर आपका कनाडा, USA, सब जगह तक पहुंच गई विद्या ये। और ये कहाँ कोविड से स्टार्ट हुई? कोविड से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन 2014 में हो चुका था कि इसको हम लॉन्च करेंगे। तो इस विद्या के कोई साइंटिफिक पेपर्स या एविडेंसेस या कुछ, देखो प्रूफ्स तो हमारे पास रिजल्ट्स के फॉर्म में हैं, जो आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमनीज हैं और आपके पास रिजल्ट्स हैं, वीडियोस हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, आपकी ये बिफोर ये ऐसे थे, आफ्टर ये हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ है नहीं। बट फिर भी इस विद्या की कोई टेक्सचुअल फॉर्मेट में कोई साइंटिफिक पेपर्स या कुछ आपने जो पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, कहाँ से डिराइव होती हैं? कोई वेद से होती हैं? कहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है? ये नहीं है वहाँ पे। अच्छा, नहीं, ये कम्प्लीटली न्यू फॉर्मेट है। हालांकि एलोपैथिक में सब कुछ हिस्सा यूज़ हो रहा है, बट क्वांटिटी नहीं है सफिशिएंट। दूसरा मेरा कहना है, आपने मान लिया 1 घंटे योगा किया और 23 घंटे रोगा कर लिया तो क्या होगा? रोगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे आपने सर्वाइकल की खूब एक्सरसाइज करी, बढ़िया बढ़िया, और बाकी 23 घंटे मोबाइल पे आप टिक 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 कर रहे हो, क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा ये कहना है 45 मिनट की फिजियोथेरेपी या 2 घंटे के हमारे प्रोग्राम से कोई ठीक नहीं हुआ है आज तक। लोग ठीक हुए जब 22 घंटे उस विजडम को अप्लाई किया है। तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपके हाथ पे डिपेंड करता है, ना कि मेरे ऊपर। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, हम कुछ नहीं करते, जो करना है आप करोगे। अच्छा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कायरोप्रैक्टर? उसमें भी क्या है, आपने कैरियोप्रैक्टर के पास गए, उन्होंने बोन अलाइनमेंट कर दिया, घर आके फिर अगले 22 घंटे में आप ऐसे बैठ के मोबाइल कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट? करेक्शन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। इसलिए वहाँ के रिजल्ट परमानेंट नहीं मिलते, टेम्परेरी मिलेगा, प्रेशर उन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन परमानेंट के लिए आपको इस विद्या को जानना पड़ेगा कि बाकी 22 घंटे 23 घंटे आपको करना क्या है। आपने कैरियोप्रैक्टर के पास में गए, आपने सर्वाइकल को रीसेट करा लिया और रात में सो रहे हैं आप इस तरीके से बच्चे के साथ में, अब क्या होगा? अच्छा, सोने का सबसे बुरा तरीका क्या है? ये तरीका है कि आपका हेड, नेक, स्पाइन एक लाइन में होनी चाहिए। बुरा तरीका क्या है? ये
अच्छा। जी मैं तो पतला तकिया लगाती हूँ, गलत है। अरे वाह। मैं तो जी दो तकिए लगा के सोता हूँ, मेरी लड़की को नींद नहीं आती इससे ऊपर, या मैं तो 2 तकिए भी सो नहीं सकती। ये सब गर्दन का बैंड बजा देंगे आपका। हाँ। जी हाँ, समझ जाइए। ये बेहतर तरीका है। बेहतर क्या, ये हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होने चाहिए। और अगर हम सीधा सोते हैं तो? सीधे सोते हैं तो स्पाइन का बैंड बच जाएगा, ये एडवांस प्रोग्राम में हम बताएंगे। और उल्टे सोने पे भी? उल्टे सोने में आपकी ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरकाइफोसिस हो जाएगी, थोड़े दिन बाद में दर्द बढ़ जाएगा कमर में। आई थिंक ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसे हर एज ग्रुप रिलेट करेगा। एग्जैक्टली ये स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए विज्ञान, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ABCD, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इंडिया की लंबाई चौड़ाई, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, मैथ्स के बारे में, लेकिन जीवन विज्ञान के बारे में नहीं बताया जाता। खुद को कैसे हील कर सकते हो? नंबर 1 पहला है जीवन विज्ञान, बॉडी को मेंटेन कैसे करें, उठने का टाइम क्या है, बैठने का टाइम, कैसे बैठे, कैसे सोएं, जी ये मिसिंग है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 कोई हमें ये नहीं बताता व्यवहार कैसे करें, कोई नहीं बताता ये व्यवहार शिक्षा भी आनी चाहिए। बिल्कुल। गुरुकुल सिस्टम में ये थी। बिल्कुल। गुरुकुल के बच्चों को देखिए कैसे बात करते हैं। तो व्यवहार शिक्षा भी जरूरी है और जीवन विज्ञान भी जरूरी, ये दोनों चैप्टर मिसिंग है, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में डॉक्टर की मौज होगी। बुढ़ापे तक की देर नहीं है, वो काफी मैं पहले सबको होनी कहता शुरू हो हूँ जाएगी। भैया नियम नहीं मानोगे, फोटो लग जाएगी पीछे, माला पहले तैयार कर लेना, क्योंकि फूल की माला तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, आपको चाइना वाली माला बच्चे लगा देंगे, वो जलबुझ होती रहेगी रिमोट से और आप कुड़ते रहोगे उसमें। मैंने कई लोगों की फोटो लगते देखी है जिन्होंने नियम नहीं माने। सर मैं तो 16 गोलियां खाती हूँ, मैं कही 16 महीने गुजार लो तो बता देना मुझे, मैं लिख के दे दे रहा हूँ। 16 महीने गुजार के दिखा देना मुझे, फोटो लग गई घर में। ये शरीर केमिकल से ठीक नहीं होगा, ये शरीर होगा आहार, भोजन ठीक कर लो, विहार, दिनचर्या ठीक कर लो, तीसरा है विचार, थॉट मैनेजमेंट, आहार विहार विचार, पांचवा एक और आता है, चौथा आता है आराम। हम रेस्ट लेना भूल गए। ओ सर, अकेले ही बैठे तो हम ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये हमारी कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को अपनी प्रोडक्टिवनेस से मेजर करने लगे। जीवन को ही भूल गए। जीवन जो चीज दे रहा है बाहर तुम भागे जा रहे हैं, बट जिस चीज से जीवन हमारा चल रहा है उस सोर्स को भूल बैठे। तो नतीजा क्या हुआ, गालिब का शेर था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो प्रॉब्लम वी आर क्रिएटिंग एंड वी आर सीकिंग ट्रीटमेंट आउटसाइड। आप देख ही नहीं पा रहे हो गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस अपने प्रति खत्म सी हो गई है। और ओशो की एक किताब थी जिसको मैं कहता हूँ वो जीवन का अंग होना चाहिए, हसीबा खेलिबा धरिबा ध्यान, हंसो खेलो और ध्यान में रहो, ये जीवन का कोर होना चाहिए। हम क्या रहे, हंसने की जगह रोने लग गए, खेलने की जगह मोबाइल पे खेलने लग गए, एक्चुअल खेल खत्म हो गया, उससे बॉडी की मोबिलिटी खत्म हो गई आपकी। ध्यान को भूल बैठे, ध्यान की जगह मोबाइल, अंकल जब से आ गए तब से सारा ध्यान हमारा उन्होंने किडनैप कर लिया। नतीजा क्या है, वी हैव लॉस्ट आवर सेल्फ, नाउ वी आर क्राउड इन दिस बॉडी। हमें पता ही नहीं, अगर किसी बंदे से मैं आपसे भी पूछ लूँ हु आर यू, व्हाट विल बी योर आंसर? आई एम एन एनर्जी। आई एम एन एनर्जी, आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन। आई एम एनर्जी, आई एम ए ग्रेटफुल पर्सन। ग्रेट सब मैं अगर मुझसे पूछते तुम कौन हो, मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा ग्रेटफुल पर्सन तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अच्छा ग्रेटफुल, ये तो भाई इतनी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती। ग्रेटफुल मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया, ओह वैसा वाला। क्या बात है। हाँ, तो मैं उस बात को समझ रही हूँ कि आप इस कॉन्वर्सेशन को कहाँ ले जा रहे हो। हम बोलते हैं आई एम आंचल और मैं ये हूँ, तो वो या ये मेरी बॉडी, हम क्योंकि ये बॉडी मेरी है, मेरी, मैं नहीं हूँ ये बॉडी। Whatever I have acquired is not me. यस। Whatever ये घड़ी मेरी है तो आई एम नॉट द वॉच, आई possess it. ये नाक मेरी, नाक काट दो आई एग्जिस्ट। माई हेयर, हेयर काट दो इवन देन आई एग्जिस्ट। माई आई हटा दो आई एग्जिस्ट। माई हैंड, हैंड हटा दो आई एग्जिस्ट। फाइनली अब इस पे ध्यान करो, मनन करो कि हु इज लेफ्ट इन द लास्ट, हु सेज माई बॉडी, माई माइंड, माई इंटरेस्ट। सर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा कौन है ये? ये कब आएगा, जब आप ध्यान में बैठेंगे सवेरे के टाइम पे, उस समय डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट में कम होती है, और तब जाके धीरे 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 कुछ समय बाद में आपकी स्पिरिचुअल मसल मजबूत होंगी, तब आपका कॉग्निशन हो पाएगा। नहीं तो रिकॉग्नाइज करते रहोगे मार्केट में, नहीं होगा कुछ भी उससे। इसका प्रोसेस हम लोगों ने डेवलप किया है, वो आएगा डिप्रेशन भारत छोड़ो मिशन में आएगा हमारे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक चीज से एक चीज लिंक्ड है। यस फॉर श्योर। हमारा कहना है डिप्रेशन के लिए गोली खाने की जरूरत नहीं है, ध्यान सीखने की जरूरत है, जीवन विज्ञान सीखने की जरूरत है, उससे निकल जाता है। आई थिंक आपने जो तीनों चीजें मेंशन की, विहार, विचार मैं और ये 5 चीजें और एक्चुअली अगर body, देखें, हाँ। पहला है आहार,
फूड मैनेजमेंट, विहार दिनचर्या मैनेजमेंट, विचार थॉट मैनेजमेंट हमें सिखाया ही नहीं जाता। नतीजा क्या हो रहा है? आज स्कूल के बच्चे आपस में झगड़ा होता है, एक सिर फोड़ देते हैं, जेल में चले जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक क्राइम हो रहा है। थॉट मैनेजमेंट सिखाया नहीं जाता। आहार विहार विचार आराम, रेस्टफुल अवेयरनेस कैसे जाए, योग निद्रा उसमें हेल्प करती है। 5 बजे निद्रा, साउंड स्लीप कैसे लें। अगर आपका सोने का टाइम ठीक है तो मेलाटोनिन हार्मोन आपको ठीक मात्रा में मिल जाएगा, इट विल एनरिच योर बॉडी। लेकिन आपका सोने का टाइम गलत है, मेलाटोनिन अगर डिप्लीट होता जा रहा है बॉडी में, तो ये इमोशनल डिसबैलेंस बॉडी में ले आएगा, थॉट डिसबैलेंस आ जाएगा बॉडी में। सब तो लिंक्ड है, फिर डिप्रेशन उससे लिंक्ड है, सारा लिंक है उसी से। तो मैं कह रहा हूँ मूल में चले जाओ। मैं 2 उदाहरण देता हूँ लोगों को अक्सर, कि पहला उदाहरण कि घर में एक चूहा मरा पड़ा है, कमरे में स्मेल आ रही है, तो मैं कहा आंचल जी क्या करूँ? आपने बोला जी कपूर जला लो। तो मैं कहता हूँ अरे कपूर से क्या होगा? दूसरा बोला अगरबत्ती जला लो, तीसरा बोला स्प्रे डाल दो। हम कहते हैं तीनों इलाज टेम्परेरी हैं, चूहा निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसे एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। एक घर में 2 लोग फर्श को साफ कर रहे हैं, कोई पानी आ रहा है, लगे हुए हैं, और कोने में एक टैप है जो लीक हो रहा है, उधर निगाह नहीं। तो मैं पब्लिक से पूछता हूँ कि भाई इनको फर्श कब तक साफ करना पड़ेगा? तो जब तक लोग ये नहीं समझ पाते कि टैप बंद करनी पड़ेगी, तब तक वो नहीं होगा। हम सब ने अपने बॉडी में टैप और रेड छोड़ रखे हैं, हमें जो पता ही लीक हो रहे नहीं। जो लीक हो रहे हैं विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स, पेन एंड प्रॉब्लम इन द बॉडी। उनको ढूंढो पहले, उनको ठीक करो। क्योंकि टैप अगर खोली हुई है, आपका मैंने सर्वाइकल 1.5 घंटे आपको क्लिनिक में हमने कुछ एडजस्टमेंट कर दिया, बाद में जाके ये दिल मांगे मोर उसी में चले गए हम नॉर्मल रूटीन में, इट विल नॉट वर्क। तो पहले ज्ञान शिक्षा। आयुर्वेद कहता है दुख का मूल कारण अविद्या है। तो इसलिए हमारे 2 दिन का जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें विद्या, वो विजडम क्लासेस होती हैं। और मैं कहता हूँ जिनको समझ में ना है मेरे एडवांस प्रोग्राम में मत आना, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एडवांस प्रोग्राम इज लाइक IAS कोचिंग, क्योंकि आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़ पे काम कर रहे हो, उसमें बड़म बुद्धि काम नहीं करेगी, इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए उसको ठीक करने के लिए। आपको कंप्यूटर चलाने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज यू विल यूज एट ए पेपर वेट। मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी तक मैंने यहाँ पे बैठ के एज अ स्टूडेंट आपसे जो भी सीखा, आप ये कह रहे हैं कि एक चिकित्सा है जिसमें 7 स्टेप का प्रोसेस है और वो आप नहीं कराते, लोग करते हैं। अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो उनकी बड़ी से बड़ी पेन, डिजीज़ेस, प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और हो रही हैं, और आपके पास टेस्टिमनीज़ हैं और प्रूफ्स भी हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिससे आपकी ज़िंदगी में एक मेजर इंसिडेंट घटा और आपने इससे सीखा और इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और अब आपका एक बहुत बड़ा मिशन है कि आप इंडिया में एक ऐसा स्पाइन हॉस्पिटल लेके आएँ जो बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शंस, बिना मेडिसिन के लोगों को ट्रीट करता है। इसमें मैं करेक्शन करा देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, हम ये क्लेम नहीं करते कभी भी कि हम ट्रीटमेंट करते हैं या क्योर करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी आपकी स्वयं ठीक करना जानती है, हम उस विजडम को देते हैं जी। मतलब इट इज़ ए टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। बट प्रोग्राम में फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ में है, योगाचार्य हमारे साथ में है, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हमारे साथ में। खुद मैंने 3 साल का एक्यूप्रेशर का कोर्स किया, तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी का मुझे ज्ञान है। चाइनीज एक्यूप्रेशर का पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने स्टडी किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को स्टडी किया, तो एक थोड़ी सी नॉलेज हमारे पास भी आई। तो हमारा ये कहना है कि जो चीज़ प्रेशर के कारण क्रिएट हो रही है उसके नाम अलग अलग है, डिसबल्जिंग, डिस्प्रोट्रूजन, हर्निएशन, एनुलर टियर। मूल कारण प्रेशर है, उसका इलाज आप नहीं कर रहे हो, आप सिम्टम का इलाज कर रहे हो, वो तो इनफाइनाइट काल तक चलेगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर सर्जरी भी करानी पड़े आपको, स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं किया तो सर्जरी बेकार हो जाएगी आपकी। मैं यहीं पे आ रही थी कि क्योंकि इस पॉडकास्ट को 2 तरीके के लोग कंज्यूम करेंगे। एक जो इस प्रोसेस की अलाइनमेंट में है, जो ढूंढ रहे हैं सल्यूशंस, और जब इंसान दिक्कत में होता है ना तो वो हर चीज़ ट्राई करता है। तो ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जिनकी दिक्कत है और वो बहुत उत्सुक होंगे इस प्रोसेस को ट्राई करने में, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुन रहे होंगे और वो क्रिटिक माइंडसेट के साथ आते होंगे कि हम ये क्यों करें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सामने वाला डॉक्टर नहीं है, बाकी सारे डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं क्या, ये अलग कुछ बता रहे हैं। तो मुझे पता है कि ऐसे टाइप के लोग भी हमारे लिसनर्स होंगे और आवश्यक है ऐसा होना भी। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिटिकल माइंडसेट वाले लोगों को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैसेज है कि 2 दिन आके वर्कशॉप को सुने, समझें, उससे काफ़ी जो क्लियर हो जाएगी
क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मैं बताता हूँ तो एक सामान्य आदमी की समझ में आ जाएगा ठीक है। कि प्रेशर के कारण प्रॉब्लम और डिजीज दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर पे अपने 20 किलो का वजन रख लिया, सिर में मेरे दर्द हो रहा है, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है? मैं कितनी भी Mechanical. मेडिसिन लो, इट विल नॉट वर्क। यस यस यस। तो सबसे पहला क्या है कि रूट को हटाना पड़ेगा, जो सोर्स है, फिर सिम्टम पे काम करो। मान लिया आपने सिर में बक्सा रखा, दर्द हो गया, आपने पहले बक्सा हटाया, फिर आपने पेन किलर लिया, इट विल वर्क। लेकिन बिना रूट को हटाए हुए इफ यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम, वो काम नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है एलोपैथिक में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, उनको भी इस विद्या को सीखना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन के अलावा, इंजेक्शन के अलावा, सर्जरी के अलावा इसको भी ट्राई करके देख लो भाई। हम क्या कर रहे हैं कि आप प्रेशर के कारण जो पल्प बाहर आया, आप उसकी सर्जरी कर रहे हो, हम कह रहे प्रेशर को तो हटा दो ना, इस पे ज़्यादा काम नहीं होता। जो फिजियोथेरेपी कराई जा रही है उसमें सामान्य है, वो उसमें विशेष नहीं है। तो उससे अच्छा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर वो सीख जाएंगे तो आधा धंधा कम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, इसलिए वो लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, नहीं चाहेंगे। क्यों? मशीनें, सर्जरी के इक्विपमेंट्स, सर्जरी की डिग्री, उनको पढ़ाया ही गया है कि ये सिम्टम है तो सर्जरी कर दो, तो उनको वो गलत नहीं कर रहे क्योंकि उनको पढ़ाया गया है। दूसरा, उनके पास लाइसेंस भी है। हमारे गुरुदेव ने बताया कि उनकी विद्या अपनी जगह है, हमारी विद्या अपनी जगह है, कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रेशर के कारण प्रॉब्लम है, पहले प्रेशर हटाओ, ठीक हो जाओ। जिनको नहीं मानना है सर्जरी करा लो, उसके बाद लौट के आओगे मेरे पास में। तो बेसिकली हम यहाँ पे सर्जरी या फिर एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं। नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्जिकली ही ठीक होंगी तो सर्जिकली ही ठीक होंगी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्जरी तक पहुँचने से पहले आपको प्रिवेंट कर देंगी। और मैंने इस समय कम से कम हर साल 3-4 हज़ार MRI देखने का मौका मिलता है मुझे। 3-4 हज़ार MRI, उसमें मुझे, मेरे पास सारे के सारे 13 साल से लेकर 93 ईयर्स तक के लोग हमने देखे। अभी 13 साल की लड़की, उसकी भी डिस्क में बल्जिंग आई हुई है। वाह। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो बॉडी गड़बड़ हो जाएगी। लॉ ऑफ लाइफ आर सेम फॉर राजा एंड रिक्शे वाला, दोनों के लिए एक ही नियम है। तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपने अपनी तरफ से पूरा ज्ञान दिया है बट फिर भी रिजल्ट नहीं आते? हाँ, कुछ केस हमेशा, आप फेसबुक पे जाएंगे तो करीब 150 रिव्यू में 3-4 लोग गाली दे रहे हैं, बाकी लोग हमें शाबाशी दे रहे हैं। आप IAS कोचिंग में जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज में, सारे बच्चे तो पास नहीं होते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो फेल होने वाला अगर बोले टीचर ने गलत पढ़ाया तो आप क्या बोलोगे? भाई और लोग पास भी तो हुए हैं, इसका मतलब विद्या में तो दम है। तो अगर जिसको फायदा नहीं, वो आदमी ये कहने लग जाए सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, लगता है कुछ चीज़ मुझसे मिस हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। सही बात है। लेकिन जिनके दिमाग में भूत बैठा हुआ है, 3 भूत, पहला है दवाई का भूत, दूसरा डॉक्टर का भूत, तीसरा दिल्ली का भूत, दिल्ली आएंगे वहीं पे इलाज कराएंगे। अरे मैं कहता हूँ तीनों भूत निकालो बाहर पहले। पहला, चौथा लाओ ज्ञान का, ज्ञान की रोशनी, पहले उसको समझो। हम भी कहते हैं अगर आपकी हर्निएटेड डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर आ गई, टीयर हो चुका है, उस समय आप सर्जरी के लिए जाओ किसी अच्छे डॉक्टर पास में, कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर ठीक कर लो पहले। बिना स्ट्रक्चर ठीक किए अगर आप चले गए, मान लिया आपका टूथपेस्ट की एक ट्यूब है हाथ में, वो आपने प्रेशर डाला हुआ है, जैसे ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा? टूथपेस्ट के बाद आपने उसको हटा दिया, प्रेशर अभी भी कंटिन्यू, क्या होगा? दोबारा बाहर आ जाएगा। फिर प्रेशर डालोगे फिर बाहर आ जाएगा। तो कब तक सर्जरी करते रहोगे उसकी बाहर निकली हुई आप पेस्ट के? प्रेशर हटा दोगे तो रुक जाएगा वहीं का वहीं। तो हम कहते हैं पहले प्रेशर हटाओ, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मेडिकल इंजीनियरिंग, मोदी जी को एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा जहाँ इंजीनियर्स होंगे जो एनाटॉमी पे काम करेंगे। तो फिजियोथेरेपी विल बी डन बाय इंजीनियर्स who will be trained in human anatomy. Who will be trained in human anatomy. Yes. तो अभी क्या हो रहा है, जो 12वीं पास बच्चे, उनको फिजियोथेरेपी में के लिए सिखाया ये एनाटॉमी, ये ऐसे करना है, रूट कॉज उनको पता नहीं होता। ये सिम्टम है तो ऐसे कर दो, ये सिम्टम है तो ऐसे करना है। रूट क्या है? कंडीशंस दे दी बस ये कंडीशन है तो ये इलाज है, रूट नहीं मालूम। ऐसा होता है कि मर्मा थेरेपी की भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? यही थेरेपी ऐसी जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। जी हाँ, कुछ साइड इफेक्ट हैं हमारी विद्या के। मन प्राण चिकित्सा, पहला है बीपी, शुगर, थायराइड की गोलियां कूड़े में गिर जाती हैं, पहला साइड इफेक्ट। डिप्रेशन की दवाइयां बंद हो जाती हैं, ये दूसरा साइड इफेक्ट। तीसरा है रात में नींद बहुत गहरी आती है, तीसरा साइड इफेक्ट। चौथा, भोजन कम जितना आवश्यक हो उतना लेने लग जाते हो, चौथा साइड इफेक्ट।
पांचवा आप हंसने खूब लग जाते हो, लोग बोलते हैं यार बावला हो रहा है, ये तो हंसता रहता है, आप प्रसन्न रहने लग जाते हो, पांचवा साइड इफेक्ट। छठा है आप सबसे प्रेम करने लग जाते हो, क्योंकि आप ईश्वर को देखने लग जाते हो सब में, क्योंकि जब आप देखते हो बॉडी को हील करना आता है, आपको पता चलता है भाई कोई है जिसने विद्या डाली हुई बॉडी में, तो यू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारे साइड इफेक्ट हैं। ऐसे साइड इफेक्ट सबको नसीब हो। ऑलराइट, इट्स मैजिक टाइम एवरीबॉडी। वीपी सर, आपका होकस पोकस के मैजिक टाइम में स्वागत है। Excited to be here. Let me see what is going to happen. सर आज हम मैजिक नहीं कर रहे हैं, आज हम एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है? एंड आप इस पूरे गेम को खेलने वाले हो, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको बस कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी जिसको आपको फॉलो करना है। गुड टू गो? ऑलराइट एवरीबॉडी, वी हैव 3 कप्स विद अस एंड विद 3 डाइस डिनोटिंग द नंबर्स। लेट्स बिगिन द गेम। सर, वी आल्सो हैव अ पेपर बॉल हियर। छोटी सी ऐसे पेपर बॉल बना दी है मैंने कागज की, और ये एक पेपर बॉल है, 3 कप्स हैं। अब मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको उसे फॉलो करना है। मैं पीछे मुड़ जाऊंगी, मैं होता हुआ कुछ भी नहीं देखूंगी, ठीक है? तो देखेगी सिर्फ आपको ये कैमरा वाली जनता। आर यू रेडी? और आप? ठीक है। All right, sir. Let's do this. You have the paper ball. मैं पीछे मुड़ गई हूँ। सर, अब आपको क्या करना है, किसी भी एक पेपर बॉल को उठाकर किसी भी एक कप में डाल दीजिए, मुझे मत दिखाइए, सिर्फ ऑडियंस देखेगी। ठीक है, डाल ठीक है? दिया। और डालने के बाद मुझे बता दीजिए। डाल दिया ना? डाल दिया। अब जिन कप्स में पेपर बॉल नहीं है उन्हें आपस में स्विच कर दीजिए एक बारी। ओके, जब हो जाए तो मुझे बता दीजिए। डन। अच्छा, अपने मर्जी से 1 से लेके 3 तक कोई 1-2 नंबर बोलिए। 1 and 2 चलिए। 1 and 2। तो 1 and 2 को आपस में स्विच कर दीजिए। ओके। अब मैं इससे पहले पीछे मुड़ूं, आप डाइसेस को ऊपर से हटा दीजिए ताकि मुझे ना पता चले कौन सा कप कहाँ पे है। ओके, रख दिए। ठीक है, अब मैं मुड़ जाऊं। हाँ जी। द इंटायर गेम वॉज एक्चुअली लेड बाई यू, राइट? आपने अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे पेपर बॉल डाला, आपने अपनी मर्जी से स्विच किया, आपने ही नंबर्स डिसाइड करे, और आपने ही सारा गेम खेला। माई इन्वॉल्वमेंट वॉज 0, राइट? ठीक है। आप मुझसे पूछ भी रहे थे कि मेंटलिज्म कैसे होता है। वो होता ऐसे है कि मुझे आपकी आंखों में देखकर ना सब कुछ पता लग जाता है। आपकी आंखें हैं इतनी प्योर, सब कुछ दर्शा देती है। आई थिंक पेपर बॉल इज ओके, विल ट्राई दिस वन मोर टाइम। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। अगेन, कैन वी हैव द डाइसेस प्लीज? एक बार और फिर से ट्राई करेंगे आपके साथ, और ये हमारा डाइस नंबर 3। अगेन फिर से ट्राई करते हैं। लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। इस बार भी सेम ड्रिल, यू नो इट। मैं पीछे मुड़ रही हूँ, आपको किसी भी एक जगह के अंदर डालना है। ओके, डाल दिया। डाल दिया। एंड जिन 2 ग्लासेस में अब पेपर बॉल नहीं है उसे आपस में स्विच कर दीजिए। ओके। ठीक है, इस बार कप नंबर 1 और कप नंबर 3 को आपस में स्विच कर दीजिए। ओके। हैव यू डन दैट, सर? हाँ जी। ठीक है, अब डाइसेस को फिर से हटा लीजिए। मैं मुड़ जाऊं? सर, मुझे अब फिर से नहीं पता है कि कौन सा कप कहाँ है, राइट? आपकी आंखें फिर से मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी। इस बार मुझे शायद आपकी आंखों की जरूरत ना पड़े, मुझे यूं ही पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी सर, बॉल इन दोनों में नहीं है। क्या बात है, बॉल इसमें है। वेरी गुड भाई, मजा आ गया। वंडरफुल, वंडरफुल। और सिर्फ इसमें ही नहीं सर, इसमें एक छोटी सी प्रेडिक्शन लिखी हुई है, वो आप शायद सबको पढ़कर बेहतर तरीके से बता पाओगे। मैं इसको खोलती हूँ। इसमें क्या लिखा है? Paper ball will be in the middle cup. Wonderful. It's already been predicted. Paper ball will be in the middle cup. Wonderful. वाह, वाह, very good. Alright sir, यहाँ पे गेम समाप्ति नहीं होती है। एक और गेम खेलते हैं आपके साथ। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरे हाथ में डाइस है, आपको इस डाइस को रोल करना है। जो भी नंबर आपको पसंद आए उसे यहाँ पे रखिए एंड कवर इट विद योर राइट हैंड एंड आई विल ट्राई एंड गेस कि आपने कौन सा नंबर किया। Wonderful. गुड टू गो? ऑलराइट सर, लेट्स डू दिस। मैं फिर से एक बार मुड़ रही हूँ। डाइस आपके हाथ में है एंड वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो। रोल इट रियली वेल एंड डिसाइड ऑन टू वन नंबर। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डिसाइड कीजिए, कैमरा में दिखा दीजिए एंड कवर इट विद योर राइट हैंड।
हाँ जी, Are you done? यस। सर मेरी तरफ देखोगे? फिर से बता दूं? आपकी आंखों में बड़ा बड़ा 3 दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, If you remove your hand, we all will see number 3 on the top. क्या बात है, वाह वाह। Let's try this one more time. सर इस बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कैमरामैन्स हैं, राइट? हो सकता है मुझे कोई बता रहा हो, तो दिस इज व्हाट आई वांट। इस बार सर क्या करेंगे, आप अपने मन से कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, उसे रखिए, छुपा दीजिए, कैमरा में वहीं आना चाहिए ना, इनमें से किसी को भी दिखना क्या चाहिए। बात है, ठीक है? और फिर कप लीजिए, उसको ढक दीजिए। क्या बात है, जो भी ये आप असली नंबर से- सेलेक्ट करेंगे उसे टॉप पे रखिएगा। क्या बात है, ठीक है, गुड टू गो। वाह। इसे लेवल 2 पर लेकर जा रहे हैं हम इस वक्त। ऑल राइट, डोंट शो इट टू द कैमरा, डोंट शो इट टू द पीपल हु आर शूटिंग, जस्ट सेलेक्ट एनी वन रैंडम नंबर ऑफ योर चॉइस एंड देन उसे आप रख दें तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके डन। भाई ये तो बड़ी गजब की बात है इस बार तो। लेट मी सी। आप मेरे लिए काउंटिंग करेंगे फ्रॉम 1 to 6, लाइक 1 2 3 4 5 6। 1 1 2 3 4 5 6। When I will remove this, we all will see number 5 on the top. Oh my god. Oh, wonderful, wonderful. Boy, wow. All right, audience, let's take this to ultra another level. Okay? इस बार सर आप भी नहीं देखेंगे और ऑडियंस भी नहीं देखेंगे। Oh. ठीक है? Let's do this. Just आप roll the dice and stop somewhere जहाँ आपको लगता है और अब डाइस रुक चुका है। ठीक है। अब डाइस टेबल है। हो गया स्टेबल। सर इस बार क्या है कि ना ही मेरे पास रीड करने के लिए आपके thoughts फेशियल हैं। एक्सप्रेशंस हैं, ना थॉट्स हैं, ना ही ये डाइस ऑडियंस ने देखा है, ना किसी ने शूट होते हुए देखा है, तो यहाँ पे किसी और ने भी नहीं देखा, ना आपने देखा, ना ही मैं आपको कोई नंबर इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि आप वो रखो, करेक्ट। और ना ही मैं आपका माइंड रीड्स कर सकती हूँ कि आपने ये रखा है तो मुझे पता चल जाए। वंडरफुल। Right? Yes. Both ways possibility is cut. Yes. The only possibility here is that I use my intuition, Correct. and it can be wrong, it can be true, right? ठीक है। But this is out of my own experience of dealing with human mind, and I know this happens a lot of time. ये बहुत बार होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब आप अपना हाथ उठाएंगे, you and the camera will see number 3 on the top. Oh my god. Wow. Oh my ultimate. Real magic. Glad you liked it. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are very much close to the end of the podcast. मगर जाने से पहले पूछूंगी ज़रूर कि कोई एक मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं that leads to long term spine injury. सब लोग अपनी फोटो ले, जब आप खड़े हुए हो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी फोटो ले। तो मैं कहता हूँ जो खड़े में कर्वेचर है वही बैठने में भी होना चाहिए, वही पड़े में भी होना चाहिए। अच्छा। जो खड़े में कर्वेचर है वही पड़े में भी होना चाहिए और वही बैठे हुए में भी होना चाहिए। तो एक कर्वेचर आपके प्रेजर्व होने चाहिए। ये अगर प्रेजर्व नहीं हो रहे हैं तो बॉडी का बैंड बजेगा, बच नहीं सकते आप। बहुत खूबसूरत। मैं बहुत शॉर्ट में कहता हूँ बीकेबी हो जाएगा, बीकेबी का बॉडी का बैंड बच जाएगा आपके। सही एब्रीविएशन निकाली Yes. आपने। अब जाते जाते 3 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्पाइन भी बताते जाओ। बुद्ध ने जाते समय एक लाइन बोली थी। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जब आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? तो बुद्ध ने बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब क्या है? बुद्धिमान लोगों की संगति में बने रहना। तो शिष्य ने बोला, प्रभु हर समय तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहेगा, क्या करूँगा? तो बुद्ध बोले, संघम शरणम गच्छामि, संगठन में रहना अच्छे लोगों की। संगठन में रहोगे तो आप उल्टे पुल्टे काम नहीं करोगे। आप संकट में रहोगे तो 4 आदमी मदद कर देंगे आपकी। तो पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, बी इन टच विद द मेंटर्स, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लीजिए।
संगम संगठन में रहिए, कम्युनिटी में रहिए अच्छे लोगों की, हम लोग के ग्रुप में शामिल होइए, ज्ञान वर्षा होती रहती है वहाँ पे। तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। सर बेसिक्स पे ले आए आप वापस खींच के, है ना? बेसिक के बिना काम नहीं चलेगा। जीवन के बेसिक आहार विहार विचार आराम निद्रा नहीं बदलेंगे। बेसिक खाना खाना है, सोना है, नहीं बदलेंगे। आहार निद्रा नहीं बदल, तो जीवन बेसिक से जितना आप दूर जाएंगे उतना आप प्रकृति से दूर हो जाएंगे। जैसा मैंने तानदेन के बारे में बताया था, अगर आप ओशो को सुनेंगे, तानदेन क्या है, जैसे हमारे सेंटर का नाम है, नाभि से 2 इंच नीचे एक पॉइंट है। बच्चों की सांस वहाँ से चलती है, तो जब गुस्सा आता है तो भूल जाते हैं तुरंत। हमें क्यों याद रहता है कि हमारा सांसों का सेंटर चेंज हो गया है। अगर आप भी किसी गुरु से सीख लें कि सांस को तानदेन से कैसे चलाएं, आपको किसी ने मान अपमान कुछ भी कर दिया, आप देखेंगे 2 घंटे बाद आप खाली हो जाएंगे। बॉडी ने अपने आप को ऐसे बनाया। अरे नहीं, गीता में कृष्ण जी ने समझाया ये क्या, जब अर्जुन ने पूछा कि स्थिति प्रज्ञ पुरुष कौन होता है, तो कृष्ण क्या बोले, कौन सा पुरुष? स्थिति प्रज्ञ यानी बैलेंस माइंड आदमी कौन होता है, तो कृष्ण बोले सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो। अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में सम रहता है, वो स्थिति प्रज्ञा यानी वो बैलेंस माइंड है। वो बैलेंस माइंड इसी से आएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इस विज्ञान को हमें जानना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रही मेरी आपके साथ। शुरुआत तो मेडिकल कॉन्वर्सेशन के थ्रू हुई थी, मगर बीच बीच में स्पिरिचुअल भी हो गई और बहुत ही मज़ा आया ये कॉन्वर्सेशन करने में। बट ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस करके दिल खुश हो जाता है, क्योंकि एक तो इस सीट पर बैठ के आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरा नए लोगों से मिलना होता है, तीसरा ये आपको पता चलता है कि कैसी कैसी भारत देश में विद्याएं हैं, कैसे कैसे लोग हैं, सबकी अपनी जर्नी है और सबसे कितना कुछ सीखने को है। आपका मिशन को शायद हम करेक्ट शब्दों में बयान नहीं कर पाए, बट ये बहुत बड़ा मिशन है, ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है जो आपने तय किया है। क्योंकि अगर मैं दूर से बैठकर यहाँ पे समझ पा रही हूँ, एक कंपनी का CEO और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहता हो और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पलट दी, एक मिशन के लिए लगा दी, जस्ट बिकॉज उनकी वाइफ बीमार हुई और अब आपने उसको रूट कॉज, क्योंकि बीमारी तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आती है, बट बहुत कम लोग ये एक्शन ले पाते हैं कि आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, फिर आपके लिए रास्ते खुलते गए, आपको लोग मिलते गए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती गई और आज आप एक ऐसे मिशन पे चल रहे हो जिसको लेकर मैं भी पर्सनली बहुत उत्सुक हूँ। क्योंकि आई वुड ऑल्सो लव टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम बियॉन्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस और उस विद्या को वापस लेकर आ रहे हैं जो पहले होती थी, जो शायद तक्षशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी, जो गुरुकुल में सिखाई जाती थी। हम वापस उस आश्रम सिस्टम को वापस लेके आ रहे हैं। तो ऐसी आप जैसे लोग अगर और इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइंड एफर्ट्स करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम वो जल्दी अचीव कर पाएंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से जितने भी डॉक्टर्स मेरी बात सुन रहे हों, बिल्कुल, अगर आप रिटायर्ड डॉक्टर हैं जी, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं जी, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, जी, आपको लगता है ऐसे मिशन में आपको मेरे साथ आना है, तो हम आपका हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। बिल्कुल, आप लोग आइए, जुड़िए और हमारे जो पेशेंट ठीक हो उस पर रिसर्च कीजिए, उसके रिसर्च पेपर बनाइए, डॉक्यूमेंट करिए, ताकि सरकार के सामने प्रेजेंट कर सके और इसको हम लीगली अप्रूव करा सके, इसे एक ऑफिशियल फॉर्म दे सके। बिल्कुल। ऑल्सो पीपल, इफ़ यू आर रियली struggling with back pain, neck pain, spine issues, it is time that you look beyond surgeries and medicines. Maybe this is the big breakthrough that we all have been looking for. And मुझे लगता है कि मर्म प्राण थेरेपी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है हमारे इंडिया के लिए, एंड इंडिया नीड्स इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड आशा करती हूँ लोगों को इससे वैल्यू मिले। आशा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुनी है तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली होप आपको इस कॉन्वर्सेशन में से वैल्यू मिली हो। ऑल्सो अगर आप टेंडन स्पाइन थेरेपी को अपनाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, सो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डू लेट मी नो, आर यू रियली enjoying the magic segment that we upload in the middle of the conversation? I really hope you do. If you did, please make sure you give it a big fat thumbs up, and thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. We're almost close to hitting 20k subscribers. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन
so that you get notified about every magical informational podcast that we upload on this channel. I will see you again on every Thursday, 8:30 p.m.